नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दौर में कांग्रेस आज अपने असली रंग में दिखाई दी। जम्मू कश्मीर पहुंचकर कांग्रेस ने पुलवामा के आतंकवादी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे और आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले पर सवाल उठाए। कांग्रेस के मंच से वो सारी बातें कही गईं जो अब तक पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तानी फौज के जनरल कहते थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मंच से कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने पूछा कि पुलवामा का हमला कैसे हुआ, इसके पीछे कौन था, हमले के लिए आरडीएक्स कहां से आया, कौन लाया, इतने सेंसिटिव जोन में इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स कैसे पहुंच गया। इन सवालों के जवाब आज तक क्यों नहीं मिले। दिग्विजय सिंह ने पूछा, प्रधानमंत्री ने सीआरपीएफ के जवानों को एयरलिफ्ट करने की मंजूरी क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा यह सारे सवाल शक पैदा करते हैं। और दिग्विजय सिंह ने जिस अंदाज में यह बातें कही उसका मतलब यह जताना था जैसे पुलवामा हमला हुआ नहीं, यह आतंकवादी हमला करवाया गया था। और इसके बाद दिग्विजय सिंह ने आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि आर्टिकल 370 को खत्म करने से कश्मीर में कुछ नहीं बदला और इसका फायदा बीजेपी को हुआ, कश्मीर फाइल्स बनाने वालों को हुआ। अब सवाल है कि दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश क्यों की, हमारे सैनिकों के शौर्य, हमारे जवानों की शहादत का अपमान क्यों किया। दिग्विजय सिंह को ऐसा करने के लिए क्या किसी ने कहा। दिग्विजय सिंह का बयान पर शाम होते होते जयराम रमेश ने रिएक्ट किया, उनके बयान को गलत बताया। कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया। अब कांग्रेस की इस दोहरी चाल का मतलब क्या है, आज इसकी बात करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवा देता हूं दिग्विजय सिंह की बात। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा न पुलवामा के आतंकी हमले की जांच रिपोर्ट का पता चला, न सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मिले। सुनिए। पुलवामा की घटना हुई, 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे गए। क्यों मारे गए? सीआरपीएफ के लोगों ने, डायरेक्टर ने मांग की थी कि ये सेंसिटिव जोन है, इन सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से श्रीनगर से दिल्ली भेजा जाए। लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? पुलवामा जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां हर गाड़ी की चेकिंग होती है। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। इसे कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। दिग्विजय सिंह का मकसद क्या है तो साफ है, क्योंकि इसके बाद दिग्विजय सिंह आर्टिकल 370 पर आए। उन्होंने कहा बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 हटाने के बड़े बड़े फायदे बताए, लेकिन हुआ कुछ नहीं बदला। बस बीजेपी ने इसका इस्तेमाल हिंदू मुसलमान के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए किया। 370 हटने से फायदा किसका हुआ? कहते थे साहब आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, हिंदुओं का बोलबाला हो जाएगा। लेकिन जब से धारा 370 घटी है,
आतंकवाद बढ़ा है। रोज कुछ न कुछ घटना हो रही है। पहले एक जमाने में ये आतंकवाद घाटी तक सीमित था, नॉर्थ कश्मीर तक सीमित था। अब धीरे धीरे रजौरी, पूंछ और डोडा तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत यहां का फैसला नहीं कराना चाहती है, यहां की समस्या का निदान नहीं करना चाहती है। ये समस्या कायम रखना चाहती है ताकि कश्मीर फाइल्स जैसी सिनेमा बनते रहे, पिक्चरें बनती रही और लोगों में, हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाती रहे। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कभी आपने देखा कोई प्रधानमंत्री किसी फिल्म का प्रचार करने गया? लेकिन नरेंद्र मोदी कश्मीर फाइल्स की प्रचार करने के लिए जरूर गए। दिग्विजय सिंह बोलते रहे और वहां मौजूद कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी बढ़ती रही। और जाहिर है दिग्विजय सिंह ने जो कहा उससे बीजेपी में नाराजगी हुई। बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय सिंह के बयान को सेना का अपमान बताया। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जनता कई बार कांग्रेस को जवाब दे चुकी है, इसके बाद भी कांग्रेस देश विरोधी मानसिकता से उबर नहीं पा रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जो बात दिग्विजय सिंह आज कह रहे हैं वही बात तो पाकिस्तान कहता है। कांग्रेस की इन्हीं हरकतों के कारण जनता ने कांग्रेस के नेताओं को घर बैठाया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस मोदी को गाली देंगे चलेगा, लेकिन राहुल गांधी और उनके करीबी नेता देश को, सेना को, शहीदों का पानी क्यों करते हैं, ये समझ से बाहर है। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को देश से दुश्मनी क्यों है। और जहां तक मेरा एक निवेदन होगा कि बेहतर होता कश्मीर में भारत जोड़ो अभियान तब होता जब उन कश्मीरियों के खंडहर गांव जो 90 में मौत का घाट उतार दिए गए, उन कश्मीरियों के घर को देख के आते, तब आतंकवादियों के पक्ष और विपक्ष में। जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक पर उनका सवाल है, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा राहुल गांधी के पूरे टीम को, इंक्लूडिंग दिग्विजय बाबू से, मोदी को गाली दें, जितनी इच्छा हो उतनी गाली दें, लेकिन भारत के शौर्य को गाली ना दें। सेना के लोगों ने कह दिया सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुआ है, उसका प्रमाण दिया, उसके बाद भी प्रश्न उठा रहे हैं, यानी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, यानी आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। इसके बाद गिरिराज सिंह आर्टिकल 370 के मुद्दे पर बोले। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला सब एक ही जुबान बोलते हैं। ये लोग आतंकवादियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, हर आतंकी हमले को आर्टिकल 370 से जोड़ देते हैं। मोदी को गाली देते देते ये देश को गाली देने लगते हैं। कश्मीर के अंदर देखें, आपने सही कहा कि 58% की कमी आई है, सिविलियन की हत्या में भी कमी आई है। अगर मिलाना हो तो 370 धारा लगने के पहले और अब में तुलना करें, मैं चुनौती देता हूं, कांग्रेस का कोई व्यक्ति मुकाबला करे, चौराहे पर चल के मुकाबला करे, तार्किक मुकाबला करे, न कि वोट के सौदागर की तरह मुकाबला करे। ये मनोबल बढ़ाते हैं साहब। मुफ्ती महबूबा अभी जो जम्मू में किलिंग हुई, उसमें एक बार भी आतंकवादियों के विरुद्ध नहीं बोली। ये फारूक साहब भी आतंकवादियों के विरोध में नहीं बोले। इन लोगों की जुबान खुलेगी नहीं और उसी से मिलेंगे राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने। रैना ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को पाकिस्तान की भाषा बोलने पर शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी को इस तरह के बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने एक बार फिर भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कांग्रेस के नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक
जो कि उड़ी हमले के बाद भारतीय सेना ने घुसकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ट्रेनिंग कैंपों को तबाह किया था, उसके सबूत चाहिए कांग्रेस को, उसके सबूत चाहिए राहुल गांधी को, उसके सबूत चाहिए दिग्विजय सिंह को। और पुलवामा हमले के बाद जब इंडियन एयरफोर्स ने घुसकर बालाकोट के अंदर पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को तबाह किया, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। भारतीय सेना ने पीओके के अंदर घुसकर पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को, श्री राहुल गांधी जी को और दिग्विजय सिंह को सबूत चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए कांग्रेस के इन गद्दार नेताओं को जो भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स से सबूत मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। श्री राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी पड़ेगी जो गद्दारी उन्होंने देश के साथ की है। जब बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस तरह के रिएक्शन आने शुरू हुए तो कांग्रेस ने नेताओं को निर्देश दिया कि अब दिग्विजय सिंह के बयान पर कोई रिएक्ट न करे। इसलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कोई नेता इस पर कुछ नहीं बोला। सिर्फ हरीश रावत का बयान आया। हरीश रावत ने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य पर तो कांग्रेस कभी सवाल ही नहीं उठा सकती। सवाल सेना के शौर्य का सियासी इस्तेमाल होने का है। सेना ने पाकिस्तान को कई मौकों पर धूल चटाई, लेकिन बहादुर जवानों की शहादत का राजनीतिक इस्तेमाल पहली बार हो रहा है। यह ठीक नहीं है। देखिए, भारत ने कई बार पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सर्जरीज की हैं। 1965 का 71 का वॉर, सियाचिन में जो है जिस तरीके से रातों रात उनको खदेड़ दिया गया, उसी प्रकार से यदि देखा जाए तो जो हमारे कारगिल का है उसको भी, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारों में। और इंटरनेशनल हालात को देख करके इन चीज़ों को नहीं कहा जाता है। और मगर भाजपा हमेशा कोशिश करती है जैसे उन्होंने ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाए, बाकी तो दूसरे लोग तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाए। जबकि पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को भारत की सेना ने जिस समय सरेंडर करवाया, वो समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सैनिकों की बहादुरी के बल पर हमने वो सारी उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं, जैसे दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है और पाकिस्तान को सबक सिखाया है। लेकिन जब कांग्रेस को लगा कि हरीश रावत के बयान के जरिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश कामयाब नहीं हुई, तो शाम होते होते भारत जोड़ो यात्रा के कन्वीनर जयराम रमेश ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा उनकी अपनी राय है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा है वो कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन नहीं है। 2014 से पहले भी कांग्रेस की सरकारों के दौरान कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई और कांग्रेस हर उस मिलिट्री एक्शन को सपोर्ट करेगी जो देश के हित में होगा। लेकिन मजे की बात यह कि जयराम रमेश के ट्वीट से दिग्विजय सिंह के हौसले पर, उनकी बयानबाजी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दिग्विजय सिंह ने भी ट्विटर पर अपना एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने फिर से वही बात कही जो उन्होंने मंच से कही थी। पुलवामा में हम लोगों के 40 सीआरपीएफ के जवानों ने जान दी। आज तक ये बात खुलासा नहीं कर पाई भारत की सरकार कि आखिर ये 3 कुंटल आरडीएक्स आया कहां से। इसके साथ साथ आज तक ये जवाब नहीं दे पाई है कि देवेंद्र सिंह डिप्टी एसपी जो कि आतंकवादियों से पकड़ा गया, वो आज कहां है, उसको क्यों छोड़ दिया गया, राष्ट्रद्रोह का प्रकरण उस पर क्यों नहीं बना। इसी के साथ साथ हम तो पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, उनके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी के क्या संबंध है, कैसे संबंध है, एक दूसरे की प्रशंसा हो रही है। आखिर इन सब बातों का जवाब तो उन्हें देना चाहिए। असल में सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा अटैक दोनों ऐसी बातें जिनको लेकर कांग्रेस पहले ही दिन से कंफ्यूज्ड है।
सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहले तो यह कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई, कहां हुई, सबूत दो। यह रिएक्शन पाकिस्तान के रिएक्शन पर आधारित था। इसी तरह पुलवामा के हमले को लेकर कांग्रेस ने शक जाहिर किया था। जब कांग्रेस को लगा ये बातें किसी के गले नहीं उतरेंगी तो कहा सर्जिकल स्ट्राइक कौन सी नई बात है, ये तो हमारे जमाने में भी हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी एक्शन लिया था, पर इसकी पब्लिसिटी नहीं हुई। और कांग्रेस का यह कंफ्यूजन आज भी कायम है। कांग्रेस कह रही है कि पुलवामा के आतंकी हमले को लेकर दिग्विजय सिंह जो बात कह रहे हैं वो उनकी अपनी है, प्राइवेट है, कांग्रेस को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने उसी मंच से यह बात कही थी जिस मंच पर राहुल गांधी पहुंचे थे। अगर दिग्विजय सिंह की बात गलत थी तो उसी मंच से उसे क्लैरिफाई क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात, अगर पार्टी के इनकार के बाद भी दिग्विजय सिंह ने फिर से वही बात कही तो फिर कांग्रेस ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? असलियत यह है कि दिग्विजय सिंह ने वही कहा जो राहुल गांधी की लाइन है। राहुल गांधी भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग चुके हैं। राहुल गांधी भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके हैं। अब चूंकि मामला उल्टा पड़ गया तो कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान को निजी बयान बताया, पल्ला झाड़ने की कोशिश की। अब सवाल है कि सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहले किसी ने क्यों नहीं उठाया? दिग्विजय सिंह तो वहां पहले भी मौजूद थे, कन्याकुमारी से लेकर हिमाचल तक। राहुल इतने राज्यों में गए, तब किसी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। जम्मू कश्मीर पहुंचकर ही सर्जिकल स्ट्राइक की याद क्यों आई? असल में कांग्रेस किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। मोदी के विरोध में कांग्रेस के कुछ नेता यह भूल जाते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उसका पाकिस्तान कैसे इस्तेमाल करेगा, उसका फायदा पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पर कैसे उठाएगा, और उनके बयानों से हमारे बहादुर जवानों के, हमारे सैनिकों के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा। दिग्विजय सिंह ने अपनी बात कही और निकल गए। राहुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कश्मीरी पंडितों से मिलने पहुंचे। 10-12 कश्मीरी पंडितों को कांग्रेस के नेता लाए थे। उन्हें राहुल गांधी से क्या कहना है, क्या क्या बोलना है, यह बताकर लाया गया था। जम्मू में राहुल गांधी से मिलने वालों में ज्यादातर वो कश्मीरी पंडित थे जो प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। इन लोगों ने कहा उन्हें जबरदस्ती कश्मीर में नौकरी करने को कहा जा रहा है, जबकि कश्मीर में उनकी जान को खतरा है। काम कांग्रेस ने किया वो दिखा रहे हमने किया है, कुछ नहीं किया उन्होंने, 1 रुपए का काम नहीं किया है। एक नई चीज दिखा दे मेरे, जिन्होंने जो पॉलिसी कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की या मैडम सोनिया गांधी ने की थी, उसके बाद मुझे एक चीज दिखा दी जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए नया किया है। इलेक्शन के टाइम पे याद आते हैं, दे आर जस्ट यूजिंग द कश्मीरी पंडित्स ओनली फॉर द वोट पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स। दे हैव ऑलवेज यूज्ड अस। हमारे डेलीगेशन में सर डिफरेंट पार्टीज के थे, डिफरेंट ये एज ए कश्मीरी पंडित हम गए थे मिलने के लिए। हमने जो भी प्रेजेंट सिनेरियो कश्मीर में है, जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज का है, जो टारगेट किलिंग्स हो रही है वहां पे, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो पिछले 6 महीने से धरना पे बैठे हैं, उनके इश्यूज हमने रेज किए। जो हमारे रिलीफ होल्डर्स हैं उनका इशू हमने रेज किया। ओवरेज यूथ जो हैं उनके इश्यूज हमने रेज किए। सर बात उनसे यही हुई कि एक तो जो 6 महीने से जो कश्मीरी पंडितों की सैलरीज बंद है, उसके लिए उनका बोला गया कि उसके लिए कुछ न कुछ करिए आप। तो उन्होंने इसको एश्योरेंस दिया कि हम उसका वो पक्का उनसे करेंगे, पार्लियामेंट में इसका मुद्दा उठाएंगे कि क्यों इनका 6 महीने से सैलरीज बंद है। और दूसरा जो जगती में जो क्वार्टर एक टाइम पे बने थे, उसके बाद उसमें कोई अपडेशन नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ डेलीगेशन भेजेंगे, वो चेक करेंगे कि उसमें क्यों इनको कितनी दिक्कतें आ रही है। वो हमने कहा टारगेटिंग किलिंग हो रही है, सिक्योरिटी का क्या इशू हो रहा था। तो उन्होंने कहा हम उसके लिए भी पार्लियामेंट में ये बात उठाएंगे। कश्मीरी पंडितों के लिए सबने ही बात की है उनसे, उनको यही कहा है कि मतलब पंडितों के बारे में भी सोचना चाहिए, और बाकी यही चीज़ें कही हैं। मिलके उनसे अच्छा लगा। किलिंग हो रही है कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों की किलिंग हो रही है, उसके ऊपर फोकस करें। टारगेट किलिंग जाके ऑफिस में जाके मारा है राहुल भट्ट को, उसके बारे में फोकस करें। बाकी कश्मीरी पंडितों को उनके घर मिलें कश्मीर में। बातचीत ये है कि एक्चुअली जो है कश्मीरी पंडितों की जो हालत है ना वो बहुत खराब है वहाँ पर। दूसरा वो मुलाजिम वगैरह शगैरह जितने भी हैं 2-4 महीने से यहाँ ही बैठे हुए हैं, तो उनको वहाँ जाने के लिए भी कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरी पंडितों के हालात खराब हैं, वो परेशान हैं, चिंतित हैं। राहुल गांधी ने अपनी रैली में भी कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया, कहा कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों का अपमान किया है, इसलिए एलजी को कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए।
जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है। आज सुबह मेरे से मिलने एक डेलीगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, और मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। यह देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों से मिले, उनकी बात उठाई, ये अच्छा किया। कश्मीरी पंडितों के घाव इतने गहरे हैं, उन पर जितना मरहम लगाया जाए कम होगा। लेकिन कश्मीरी पंडितों का मसला आज का तो नहीं है। यह सही है कि आजकल ये लोग मोदी सरकार से नाराज हैं। सवाल उनकी सुरक्षा का है, उनके अस्तित्व का है। लेकिन राहुल गांधी यह कहकर पीछा नहीं छोड़ा सकते कि वो कश्मीरी पंडितों की बात पार्लियामेंट में उठाएंगे। उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि जब 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि जब कश्मीर के हालात बिगड़े थे, कश्मीरी पंडितों पर जान माल का खतरा बढ़ा था, तो जिन फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, वो फारूक अब्दुल्ला यात्रा में राहुल गांधी के साथ कितना दूर चले। हैरानी की बात यह है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। राहुल गांधी हर मुद्दे पर बोले, लेकिन नेताजी पर सिर्फ एक ट्वीट करके रस्म अदायगी कर दी। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने नेताजी को इतिहास के पन्नों में दबाने की हर संभव कोशिश की। आज नेताजी की जयंती के मौके पर बीजेपी ने देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए। बीजेपी की राज्य सरकारों ने बड़े बड़े प्रोग्राम किए और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बड़े समारोह में हिस्सा लिया। असल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले अंडमान और निकोबार को आजाद घोषित किया था। सबसे पहले अंडमान में तिरंगा फहराया था। इसलिए आज मोदी ने अंडमान के रोस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया और इसके बाद नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया। बड़ी बात है, इन दोनों आइलैंड्स के नाम नेताजी ने ही शहीद और स्वराज द्वीप रखे थे। लेकिन आजादी के 75 साल के बाद भी सरकारी दस्तावेजों में पुराने नाम ही चलते जा रहे थे। इस गलती को आज नरेंद्र मोदी ने दुरुस्त कर दिया। मोदी ने कहा कि आजादी के बाद की सरकारों ने नेताजी के नाम को भुलाने की कोशिश की। उन्हें वो अहमियत नहीं दी गई जिसके वो सच्चे हकदार थे। मोदी ने कहा कि अंडमान में ही नेताजी ने सबसे पहले आजाद सरकार बनाई थी, तिरंगा फहराया था। इसलिए अब अंडमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम बनाया जा रहा है। आज 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। अंडमान में जिस जगह नेताजी ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था, वहां आज गगनचुंबी तिरंगा आजाद हिंद फौज के पराक्रम का गुणगान कर रहा है। अब अंडमान में उनकी याद में जो म्यूजियम और स्मारक बनने जा रहा है, वो अंडमान की यात्रा को और भी स्मरणीय बनाएगा।
मैं आपको इन आइलैंड्स का थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं। नील आइलैंड को यह नाम ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल जेम्स नील की वजह से मिला। 1857 में जब आजादी की पहली जंग हुई थी तो जेम्स नील ने उस विद्रोह को कुचलने का काम किया था। इसी तरह हैवलॉक आइलैंड नाम भी ब्रिटिश जनरल के नाम पर था, सर हेनरी हैवलॉक के नाम पर। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन दोनों आइलैंड्स को ब्रिटिश रूल से आजाद करवाकर 30 दिसंबर 1943 को 30 दिसंबर 1943 को यहां पर तिरंगा फहराया था और अब नील आइलैंड को शहीद द्वीप और हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम की उन स्मृतियों की जगह अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। मेरा सौभाग्य है कि 4-5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था तो वहां मुझे 3 मुख्य आइलैंड्स को भारतीय नाम देने का अवसर मिला था। आज रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है। हैवलॉक और नील आइलैंड स्वराज और शहीद आइलैंड्स बन चुके हैं। और इसमें भी दिलचस्प ये कि स्वराज और शहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था। इस नाम को भी आजादी के बाद महत्व नहीं दिया गया था। नील, हैवलॉक और रॉस आइलैंड के अलावा आज अंडमान निकोबार के दूसरे 21 और आइलैंड्स को भी नए नाम मिले। इन आइलैंड के नाम उन जाबाज जवानों के नाम पर रखे गए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, अदम्य साहस दिखाया, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इन 21 द्वीपों को 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर नए नाम दिए गए हैं। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इन परमवीर चक्र विजेताओं ने युद्ध क्षेत्र में जबरदस्त पराक्रम दिखाया था, इसलिए अंडमान के इन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। जैसे समंदर अलग अलग द्वीपों को जोड़ता है, वैसे ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव भारत मां की हर संतान को एक कर देती है। मेजर सोमनाथ शर्मा, पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह से लेकर कैप्टन मनोज पांडे, सूबेदार जोगिंदर सिंह और लांस नायक अल्बर्ट एक्का तक, वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन से लेकर सभी 21 परमवीर, सबके लिए एक ही संकल्प था, राष्ट्र सर्वप्रथम, इंडिया फर्स्ट। उनका यह संकल्प जब इन द्वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है। करगिल युद्ध में ये दिल मांगे मोर का विजय घोष करने वाले कैप्टन विक्रम, इनके नाम पर अंडमान में एक पहाड़ी भी समर्पित की जा रही है। भाई और बहनों, अंडमान निकोबार के द्वीपों का ये नामकरण उन परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान तो है ही, साथ ही भारतीय सेनाओं का भी सम्मान है। परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान, भारतीय सेना का सम्मान इस देश के लिए गौरव की बात है और इसके लिए नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी होगी। नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वो आवेग में आकर बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते। मोदी ने आज जिन द्वीपों के नाम बदले, वो गुलामी के प्रतीकों को खत्म करने की उनकी बड़ी नीति का एक कदम है। पिछले साल
लाल किले के प्राचीर से आपको याद होगा, मोदी ने 5 संकल्प लिए थे। उनमें एक प्रतिज्ञा यह भी थी कि गुलामी के प्रतीकों को और गुलामी की मानसिकता को खत्म करना है। इसी के तहत इंडिया गेट से जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हटाकर नेताजी की प्रतिमा लगाई गई। इसके बाद इंडियन नेवी का फ्लैग बदला और आज नील और हैवलॉक आइलैंड्स का नाम भी बदल दिया गया। यही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज आरएसएस ने भी नेताजी की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में आरएसएस की तरफ से नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी भी आरएसएस की यूनिफॉर्म में पहुंचे। वो मंच से नीचे संघ के कार्यकर्ताओं के बीच खड़े थे। मोहन भागवत ने इस मौके पर कहा कि नेताजी ने देश के लिए संघर्ष किया, आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लोहा लिया, अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बदले में हमने उन्हें वो सम्मान भी नहीं दिया जिसके वो वाकई में हकदार थे। नेताजी ने अपने स्वार्थ का रंच मात्र भी विचार पूरे जीवन भर किया नहीं। इतने पढ़े लिखे थे, बहुत कमा सकते थे, परंतु देश की स्वतंत्रता के लिए अक्षरशः अपना जीवन उन्होंने वनवास में ही गुजारा, वनवास जैसे कष्टों में ही गुजारा। कितने बार जेल में गए, देश से बाहर जाना पड़ा, सेना बनाकर लड़ना पड़ा। सारा जीवन एक अग्निगर्भ तपस्या है और ये तपस्या हंसते हंसते उन्होंने पार की। देश के लिए की, अपना नाम हो इसलिए नहीं की। और ये सारा करते समय उन्होंने अपेक्षा कुछ नहीं की। उनको क्या मिला, हमने उनको क्या दिया, हमने कुछ नहीं दिया। उस समय उनको कुछ नहीं मिला। चूंकि नेताजी बंगाल के थे, इसलिए अगर नेताजी के नाम पर कोई दूसरी पार्टी कार्यक्रम करती है तो ममता बनर्जी को रास नहीं आता। ममता बनर्जी की सरकार ने भी कोलकाता में नेताजी की 126वीं जयंती के मौके पर एक बड़े समारोह का आयोजन किया, लेकिन इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर कम, नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर ज्यादा बोली। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने अंडमान में आइलैंड्स के नाम सियासी फायदे के लिए बदले हैं। बीजेपी को नेताजी से कोई मतलब नहीं है। ममता ने कहा कि मोदी सरकार सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके बंगाल के लोगों को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने नेताजी से लड़ना सीखा है, हारेगी नहीं। देश नेता कैसा हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा हो। आज ये कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कैसे चाहत से यात्रा की, कैसे गाड़ी में वेश बदला, कैसे युद्ध किया। आज कोई कह सकता है कि उनकी सरकार ने शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप बनाया। ये सब सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में अंडमान की सेक्युलर जेल का दौरा करने गए थे। तब उन्होंने इन द्वीपों का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। नेताजी बोस ने जो प्लानिंग कमीशन की कल्पना की थी, इस सरकार ने उसे खत्म कर दिया। बंगाल को बदनाम किया जा रहा है, जांच एजेंसियों के नाम से डराया जा रहा है। बंगाल में 50 से ज्यादा सेंट्रल टीम भेजी गई हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं डरा सकता। जय हिंद तारा स्लोगान देय, আমরা जय हिंद सबाई बोली। ये सच है कि सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम के प्रति देश के लोगों में अपार श्रद्धा और सम्मान है। अगर नेताजी जीवित रहते तो आजाद भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। नेताजी कहते थे, अन्याय सहना और गलत लोगों के साथ समझौता करना भी सबसे बड़ा अपराध है। आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साहस और मजबूत इरादों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और पहली चीज जो आज के नेताओं को सीखनी है वो ये है कि नेताजी के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक पैंतरेबाजी के लिए न किया जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी एक पार्टी, किसी एक विचारधारा के नहीं थे। वो देश की विरासत हैं, राष्ट्र का गौरव है, वो सबके हैं और हमेशा रहेंगे। ये सुखद संयोग है कि जिस दिन नेताजी की जयंती है, उसी दिन एक और पराक्रमी नेता बाल ठाकरे का जन्मदिन होता है।
बाल ठाकरे भी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी रौबदार आवाज, उनका शानदार व्यक्तित्व आज भी देश के लोगों के जहन में जिंदा है। आज बाला साहब ठाकरे की 97वीं जयंती है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज के दिन भी बाला साहब के आदर्शों की बात नहीं हुई, उनकी विरासत को लेकर सियासत हुई। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के ग्रुप के बीच बाला साहब की विरासत को लेकर झगड़ा तो पहले से ही चल रहा है, आज कुछ और रूप में सामने आया। बाला साहब की जयंती पर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र असेंबली में बाला साहब की एक बड़ी ऑयल पेंटिंग का अनावरण किया। असेंबली में जो कार्यक्रम हुआ उसमें ठाकरे परिवार के सभी मेंबर्स को इनवाइट किया गया था, लेकिन राज ठाकरे पहुंचे, स्मिता ठाकरे पहुंची और निहार ठाकरे पहुंचे। उद्धव के परिवार के लोग इनविटेशन के बावजूद वहां नहीं आए। हालांकि उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी पर एकनाथ शिंदे ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन राज ठाकरे ने बिना नाम लिए उद्धव पर निशाना साधा। राज ठाकरे ने कहा इस कार्यक्रम में सबको आना चाहिए था, अगर दूसरे लोग भी आते तो उनको एहसास होता कि वो किस शख्स की वजह से यहां तक पहुंचे हैं। आज इथे उपस्थित असलेले अनेक जण, आज यहां उपस्थित लोग और जो उपस्थित नहीं रह सके, जिनके कारण आप इस सभागृह में पहुंचे, उन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की ऑयल पेंटिंग का आज अनावरण हो रहा है। कई लोग इस विधान भवन में जीत कर आए, कई को बाला साहब ने जिताकर पहुंचाया। नार्वेकर जी, मेरी ऐसी विनती है कि ऐसी 2 ऑयल पेंटिंग एक विधान परिषद और एक विधानसभा में लगाइए, ताकि जो लोग इस सदन में आते हैं उनको पता चले कि हम किसके कारण यहां पहुंचे। म्हणजे अनेकांना कळेल आपण कोणामुळे इथपर्यंत आलो। जिस वक्त असेंबली में बाला साहब की ऑयल पेंटिंग का अनावरण हो रहा था, उस वक्त उद्धव ठाकरे एक दूसरे कार्यक्रम में मौजूद थे। यह कार्यक्रम उद्धव ठाकरे के गुट ने बाला साहब की जयंती के मौके पर आयोजित किया था। यहां उद्धव ने कहा कि विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने बाल ठाकरे की ऑयल पेंटिंग तो लगा दी, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं है। आज तिकडे विधान भवनात तैलचित्राचं अनावरण, आज विधान भवन में तैलचित्र का अनावरण हो रहा है। मुझे आज दोपहर को इस बारे में पूछा गया, मैंने कहा मैंने वो देखा नहीं है। आपका काम अच्छा होगा, बाला साहेब का फोटो लगा रहे हैं, खुशी है, अभिमान है, लेकिन उसके पीछे आपकी नीयत खराब है। याद रखना, चाहे मोदी हो, लेकिन बाल ठाकरे के बिना वोट नहीं मिल सकता, ये आपने कबूल कर लिया है। ये मोदी को भी कबूल करना पड़ा है। मोदी का आदमी, लेकिन चेहरा बाल ठाकरे का। क्यों? हिम्मत है तो मोदी के नाम पर वोट मांग कर दिखाओ। चेहरा बाळासाहेबांचा का, हिम्मत असेल तो मोदींच्या नाव। राज ठाकरे की बात सही है कि उद्धव हों, उनके बेटे आदित्य हों या फिर एकनाथ शिंदे हों, ये सारे के सारे लोग आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके पीछे बाला साहब का विराट व्यक्तित्व है, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा और भरोसा है। लोग उन्हें बेहद प्यार करते थे। उद्धव ठाकरे संघर्ष करके राजनीति में आगे नहीं बढ़े, वो शिवसेना के अध्यक्ष बने हो या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो बाला साहब के बेटे हैं। इसीलिए बाला साहब के सम्मान के मौके पर अगर उद्धव अपने परिवार के साथ पहुंचते तो उनका कद छोटा नहीं होता, बड़ा होता। लेकिन उद्धव ने बाला साहब के सम्मान से ज्यादा अपनी ईगो को महत्व दिया, यह अच्छी बात नहीं है। जहां तक बाला साहब ठाकरे को सिर्फ शिवसेना का नेता बताना है, यह उनकी मान शख्सियत को छोटा करना है। बाला साहब ठाकरे ने खुद को हमेशा भारत का बेटा बताया। बाला साहब ने हिंदुओं के मन में आत्मगौरव का भाव जगाया, दुनिया भर में प्रखर हिंदुत्व का मैसेज दिया। बाला साहब ठाकरे न किसी परिवार के हैं, न किसी पार्टी के, न किसी राज्य के। वो तो पूरे देश के नेता थे, पूरे हिंदू समाज के नेता थे, और उनका सम्मान सबको करना चाहिए। असल में उद्धव ठाकरे आज सियासी समीकरण ठीक करने में लगे थे। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव ने आज प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। उद्धव ने इसे शिव शक्ति और भीम शक्ति का गठबंधन बताया। उद्धव को लगता है कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ आने से दलित वोट उनके खाते में आ जाएंगे। बीएमसी की 277 सीटों में 108 सीटें ऐसी हैं जहां पर 3000 से ज्यादा दलित और पिछड़े वोटर हैं। हालांकि उद्धव ने कहा कि बीजेपी के चंगुल से देश को बचाने के लिए सबको साथ लाना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के साथ अलायंस किया। प्रथम देश हित, पहले देश हित,
ये भ्रम फैलाया जाता है और हर बार तानाशाही की ओर इसी तरह बढ़ा जाता है। जनता को भ्रम में रखना, बेवजह के विवाद में उन्हें फंसाकर रखना और जो उनके मन में है उसे पूरा कर लेना। इसी वैचारिक प्रदूषण से देश को मुक्त करने के लिए, देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, संविधान के महत्व और पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम साथ आए। आभारी ठेवण्यासाठी म्हणून आम्ही दोघं एकत्र येत आहोत। उद्धव के नए अलायंस पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया। उन्होंने कहा इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे पर उनकी पार्टी के विधायक भरोसा नहीं करते तो जनता उद्धव के अलायंस पर कैसे भरोसा करे। उद्धव और आंबेडकर को पीएम मोदी पर कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। ये कहां है? आपके पीछे कितने लोग हैं? आपके साथ कितने विधायक सांसद हैं? ये मैं उद्धव और प्रकाश आंबेडकर से पूछूंगा। क्या चल रहा है? पहले खुद सीएम थे, आज कुछ नहीं है। कल तक 56 विधायक थे, आज 12 भी नहीं बचे हैं। ऐसे में ये चुप बैठे और मोदी पर कुछ बोले नहीं। अगर मैं बोलूंगा और पीछे आऊंगा तो भागना पड़ेगा। आज ये मेरा बयान दिखाओ और समझाओ। इनके साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी शिव शक्ति? कौन है इनके पास? मैं बोलता हूँ, अब शिवसेना है कहाँ? ऐसे बड़े बड़े शब्द शिव शक्ति और भीम शक्ति। ये भीम शक्ति महाराष्ट्र और देश में तो है, लेकिन प्रकाश आंबेडकर के साथ कितनी भीम शक्ति है? प्रकाश आंबेडकर का भीम शक्ति से क्या लेना देना? कितने दलितों का संसार प्रकाश आंबेडकर ने बसाया है? बताओ ना मुझे, नहीं तो मैं बताता हूँ कि मैंने कितने बसाए। उद्धव ठाकरे ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी से मुकाबले के लिए सबको साथ लाना जरूरी है, लेकिन मुश्किल है कि प्रकाश अंबेडकर के साथ अलायंस के बाद कांग्रेस और एनसीपी उद्धव के साथ रहेंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है। कांग्रेस को हमेशा लगता रहा है कि प्रकाश अंबेडकर के कारण पिछले चुनाव में कांग्रेस 13 सीटें हारी, इसलिए कांग्रेस ने अभी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। एनसीपी के नेता भी प्रकाश अंबेडकर पर भरोसा नहीं करते, इसलिए बेहतर होता कि प्रकाश अंबेडकर से दोस्ती करने से पहले उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं से बात कर लेते। रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी में बिहार के बाद अब यूपी के एक नेता भी सामने आ गए। उत्तर प्रदेश के एक नेता ने रामचरितमानस को पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का अपमान करने वाला ग्रंथ बताया। ये नेता हैं समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं के खिलाफ हैं, इसलिए इन चौपाइयों को हटाया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जो लोग ये दावा करते हैं कि मानस को करोड़ों लोग पढ़ते हैं, वो झूठ बोलते हैं। मौर्य ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने यह ग्रंथ अपनी खुशी के लिए लिखा और आज के धर्माचार्य उसकी गलत व्याख्या करते हैं। एक चौपाई का अंश है कि जय बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। ये जितनी भी जातियों का जिक्र किया है, ये सब हिंदू वर्ग में ही आते हैं और इनको नीच जात होने का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ढोल गंवार सूद पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यानी शूद्र वर्ग में सभी आदिवासी, दलित और पिछड़े आते हैं। नारी समाज में पूरी की पूरी देश की नारी समाज, हर वर्ग की महिलाएं आती हैं। कहां से इंगित किया गया इनको ताड़ने के लिए, मारने के लिए? धर्माचार्य सफाई देते हैं कि नहीं, उनको शिक्षा देने के लिए कहा गया है। ये धर्म के ठेकेदार सोचते हैं हम जो कह देंगे वही सब सच मान लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने न तो रामचरितमानस पढ़ी है, न उसको समझने की कोशिश की है, इसलिए जैसे उनका बयान आया, साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की। अयोध्या के मैन गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा, पूरे देश में जानबूझकर हिंदू धर्म के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, जिससे देश का माहौल बिगड़े और इसका सियासी फायदा उठाया जा सके। गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो उनकी घटिया सोच का सबूत है। इस तरह की छोटी सोच रखना और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति एक षड्यंत्र के तहत इस तरह से आरोप लगाना, यह एक बड़ी कुत्सित मानसिकता है और कहीं न कहीं एक बड़े षड्यंत्र की बू आती है इसके पीछे। वो नहीं चाहते कि भारत के समाज का एकीकरण हो, भारत धार्मिक मूल्यों पर
अच्छे मूल्यों पर, अच्छे मर्यादा बोध पर, अच्छे चरित्र पर भारत का समाज विकसित हो, ये वो नहीं चाहते। वो आपस में लोगों को लड़ाकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसके बावजूद मेरी उनको सलाह है कि स्वामी प्रसाद, जाने कि स्वामी के तुम प्रसाद हो, लेकिन यदि तुम राम जी को, अगर गोस्वामी जी का यह प्रसाद रामचरितमानस तुम ग्रहण करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। देश में एक षड्यंत्र का वातावरण है, जो नहीं चाहते कि अच्छे धार्मिक सदग्रंथों का पारायण हो करके, उसका अनुपालन करके लोग अपने जीवन में सच्चरित्र बने। वो लोग चाहते हैं कि लोग दुष्चरित्र बनते रहे और इन नेताओं के दरबार में खड़े होते रहे। इस कारण से ये इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं। हिंदू महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पुलिस को एप्लीकेशन दी है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा, रामचरितमानस के बारे में अनाशाभाव बोलने वाले मौर्य को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। यह राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। बीजेपी से लड़ते लड़ते वो देखिए कभी राष्ट्र से लड़ने लगते हैं, कभी हिंदू समाज से लड़ते लगते हैं, कभी धर्म से, हिंदू धर्म से लड़ने लगते हैं, हिंदू सनातन धर्म से, और अब रामचरितमानस का विरोध करने लगे। वो रामचरितमानस जिसने मानवता का पाठ पढ़ाया, जिसे जो अनेकता में एकता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि कभी गौरी गणेश का वो विरोध करते हैं। अब उन्होंने इस तरह से जो विरोध किया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जो कहा है कि इसको करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो मैं कहना चाहता हूं ये समय है कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए, उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराएं। और अगर जो इलाज नहीं कर सकते हैं तो रामचरितमानस का बहिष्कार और प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रतिबंध जो है मौर्य जी के राजनीति पे लगाया जा सकता है। जनता ने तो एक तरह से उनको हरा करके लगा ही दिया है प्रतिबंध। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया विश्व हिंदू परिषद ने। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास और रामचरितमानस का अपमान करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। सुरेंद्र जैन ने कहा कि खुद स्वामी प्रसाद जिस तबके से आते हैं उसकी भी मानस में बहुत श्रद्धा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनका भी अपमान किया है। सुरेंद्र जैन ने स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस पर शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे लोग ना राम को जानते हैं ना देश को जानते हैं, अपनी सस्ती राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शायद वो मीम भीम गैंग से प्रेरित हैं और उनको खुश करने के लिए हिंदू आस्थाओं का ऐसे लोग बार बार अपमान करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनका समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जिस पिछड़े समाज से या जिस शेड्यूल कास्ट समाज से ये लोग संबंधित रखते हैं, ये सब लोग सही मायने में हिंदू हैं और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने हमेशा संघर्ष किया है। इनको ना इनका समाज माफ करेगा, ना देश माफ करेगा, ना हिंदू समाज माफ करेगा। हमारे माफ करने का तो प्रश्न ही नहीं है। हम इनको सड़क से लेकर अदालत तक सब तरह घसीटेंगे। उनको यह स्मरण रखना चाहिए कि रामद्रोह की राजनीति इस देश में कभी नहीं चली। रामद्रोह की राजनीति मुलायम सिंह ने खेली थी, इतने गर्त में चले गए कि दोबारा से उठ नहीं पाए। और मैं चुनौती देता हूं इस तरह के सब लोगों को, किसी भी मंच पर आए, रामचरितमानस की उन सब चौपाइयों पर चर्चा करें। मैं ये नहीं कहता कि वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में आए, वो कहीं भी आए, हम उनकी चुनौती का स्वागत करते हैं और खुलकर बताएंगे वो किस अंधकार में रहते हैं। शाम होते होते खबर आई कि समाजवादी पार्टी के कई एमएलए ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर नाराजगी जाहिर की और इसके बाद अखिलेश यादव ने इस बयान से किनारा कर लिया। हालांकि उन्होंने पब्लिकली अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर, अखिलेश की मुसीबत पर ओम प्रकाश राजभर ने कमेंट किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अब अखिलेश यादव बताएं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाली किताब है या नहीं। अगर अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत नहीं है तो क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालेंगे? ऐसे नेताओं के बयान पर हंसी आती है। जब ये सत्ता में, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, तब ये मिनिस्टर थे, तो 4 बार सत्ता में रहने के बाद ये बात याद नहीं आई कि हम उस चौपाई, उस दोहे को वहां से निकलवा दें जब पावर हाथ में था। सत्ता बेदखल हुए और सत्ता के लोलुप्त फिर भगवान राम की शरण में चले गए और भगवान राम की शरण में जाकर 5 साल फिर
मलाई काटे और मलाई काटने के बाद अब जब सत्ता से बेदखल हुए हैं तब उनको रामचरितमानस की चौपाई याद आ रही है। क्या ऐसे बयान देने वाले को समाजवादी पार्टी निष्कासित करेगी? सवाल खड़ा होता है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुटी हुई है और आप इससे समाजवादी पार्टी का बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। आने वाले दिनों में इसकी सजा समाजवादी पार्टी को मिलेगी। पहले बिहार के एक मिनिस्टर ने रामचरितमानस को लेकर इसी तरह की बातें कही थी। अब यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे नफरत बताने वाला, फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया। मध्य प्रदेश में भी इसकी चर्चा शुरू हो, इससे पहले चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने सारी स्थिति साफ साफ लफ्जों में साफ की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश के स्कूलों में गीता, वेद और रामचरितमानस पढ़ाएगी, क्योंकि ये सब महान ग्रंथ हैं, अद्वितीय रचनाएं हैं, ये मानवता का संदेश देने वाले ग्रंथ हैं। हमारे रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, ये अमूल्य ग्रंथ है हमारे। और इन ग्रंथों में नैतिक, मनुष्य को नैतिक बनाने की, मनुष्य को पूर्ण बनाने की, संपूर्ण बनाने की क्षमता है। और इसलिए हमारे इन धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी, मुख्यमंत्री होने के नाते भी कह रहा हूं, हम तो शासकीय विद्यालयों में भी देंगे। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए भगवान राम को? अब तुलसीदास जी ने इतना महान ग्रंथ लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसा ग्रंथ कहीं मिलेगा? सिया राम मैं सब जग जानी, सब जगह सीता राम है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है, तो कौन दूसरा है? ये ग्रंथ देने वाले रामायण जी जैसे तुलसीदास जी, तुलसी बाबा, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और ऐसे लोग जो हमारे इन महापुरुषों का अपमान करते हैं, वो सहन नहीं किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान की बात सही है कि रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है। रामचरितमानस में 7 चैप्टर हैं, 4608 चौपाइयां हैं, 1074 दोहे हैं, 207 सोरठा हैं और 86 छंद हैं। और जो नेता रामचरितमानस को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वो कुल मिलाकर 3 चौपाइयों का हवाला देते हैं और उनका भी गलत मतलब निकालकर अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। ये प्रभु राम का, मानस का और गोस्वामी तुलसीदास जैसे राम भक्त का अपमान है। असल में आजकल रामचरितमानस को लेकर बेसिर पैर की बातें करने का ट्रेंड सा चल पड़ा है। कुछ नेताओं को गलतफहमी हो गई है कि वो मानस के बारे में उल्टी सीधी बातें करके समाज के कुछ लोगों का सपोर्ट और वोट हासिल कर लेंगे। ऐसे लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि रामचरितमानस के प्रति तो सबकी श्रद्धा है। रामचरितमानस में शबरी के बेर खाने वाले श्री राम हैं, केवट की नाव लेकर नदी पार करने वाले भगवान राम हैं। गोस्वामी तुलसीदास के राम न किसी जाति के हैं, न किसी समुदाय के। रामचरितमानस दुनिया की महानतम रचनाओं में से एक है। ये मर्यादा का, आदर्श का, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला ग्रंथ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा में कमियां ढूंढने की बजाय इसमें सिखाई गई बातों से लाभ उठाना चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। सियासत के लिए रामचरितमानस का इस्तेमाल महापाप है, इससे सबको बचना चाहिए। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की सप्लाई जारी है और जहरीली शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला भी जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सीवान में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग अब भी हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहे हैं। दर्जनों परिवार बर्बाद हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए। एक परिवार में 3 बच्चे हैं, उनके माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। चाचा बच्चों की देखभाल करते थे, अब जहरीली शराब ने चाचा की भी जान ले ली। अब 3 बच्चों का कोई सहारा नहीं है, कई घरों में चीत्कार मचा है। पापा चाचा
लेकिन जब इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उसे अनसुना करके आगे बढ़ गए। हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने इतना कहा कि शराब बॉर्डर से आती है, इसलिए अब बिहार के बॉर्डर पर सुरक्षा मजबूत की गई है। सर, इस बयान का जो मन करे उनको चापी। हैरानी की बात है कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और सीवान का दौरा करके निकले हैं, लेकिन जहरीली शराब की सप्लाई का कोई समाधान नहीं निकाल पाए। जब जब बिहार में शराब से होने वाली मौतों की खबर आती है तो नीतीश कुमार की शराबबंदी की नीति पर सवाल उठते हैं। नीतीश कुमार के सपोर्टर कहते हैं कि शराबबंदी से नीतीश कुमार को महिलाओं के वोट मिले, उनका सपोर्ट मिला, इसलिए नीति काम की है। लेकिन नीतीश कुमार को यह भी सोचना चाहिए कि शराब की वजह से जो लोग मरते हैं, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे किस भयानक तकलीफ से गुजरते हैं, कैसे पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी पॉलिसी बनाने का क्या फायदा जिससे सरकार ठीक से लागू न कर पाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।